नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी 24 की बजट पर खास पेशकश, जिसे हमने केंद्रित किया हुआ है बजट की मूल बातों पर। और वो मूल बात है ज्ञान, गति और गारंटी। इन्हीं तीनों चीजों को लेकर इस बार छत्तीसगढ़ का बजट पेश हुआ है और ये बजट बताता है कि छत्तीसगढ़ की विकास की गति कैसे रहने वाली है। अब से कुछ देर पहले ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपना बजट पेश किया है और इस बजट की जो दिशा है उससे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ विकास की नई धारा को अब छूने की ओर आगे बढ़ चुका है। इसके पहले के सालों में जिस गारंटी को पूरा करने के लिए बजट का सारा जोर था, अब उससे हटकर उस विकास की गति को ये बजट पाना चाहता है, जिस वजह से इस बजट को गति का बजट कहा जा रहा है। तो गति से प्रगति हासिल करने की ये कोशिश आप दृश्य देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन में, जहां पर मुख्यमंत्री दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ और वित्त मंत्री उनके साथ बजट की कॉपी लेकर सदन की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बजट के क्या कुछ प्रावधान हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन मूल रूप से ये बजट गति का बजट कहा जा रहा है। और वित्त मंत्री ने जो अपना करीब 1.5 घंटे से अधिक का भाषण दिया, उसमें समझ में आ रहा है कि हर क्षेत्र को गति के साथ प्रगति से जोड़ने की कोशिश की गई है। करीब 100 पन्नों का बजट भाषण वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है और इस भाषण के जरिए ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ अब नई दिशा में बढ़ेगा। सबसे पहले आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि बजट पेश करने के दौरान क्या क्या हुआ। ये दृश्य आप देख पा रहे हैं, वित्त मंत्री मुख्यमंत्री के साथ जब विधानसभा में कैबिनेट की बैठक से निकल रहे थे उस समय का है। इसके पहले क्या क्या हुआ वो भी आपको बता देते हैं। इसके पहले वित्त मंत्री ने एक पूजा अर्चना की अपने घर में, सपत्नीक वो इस पूजा में शामिल हुए और इस पूजा अर्चना के दौरान उन्होंने जरूर प्रदेश की खुशहाली की कामना की होगी। और बजट जैसा महत्वपूर्ण काम है तो हमारी परंपराओं में है कि पूजा अर्चना कर चीज़ों की शुरुआत की जाती है। तो वो करते हुए आपको दृश्य दिखा रहे हैं। ये वित्त मंत्री ओपी चौधरी के घर का दृश्य है, जहां पर भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हुए ओपी चौधरी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने प्रेस के सामने ये बजट दिखाया जो कि हस्तलिखित है। चौंकाने वाली बात यह है कि हम बात कर रहे थे डिजिटल बजट आएगा, कंप्यूटर में बजट आएगा, लेकिन इस बार हस्तलिखित बजट पेश किया है ओपी चौधरी। वित्त मंत्री ने बजट दिखाते हुए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद वो राम मंदिर गए, जहां पर भगवान राम की भी पूजा अर्चना उन्होंने की और दंडवत प्रणाम किया। राम मंदिर गए, जहां पर भगवान राम की पूजा अर्चना कर दंडवत प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। क्या कुछ कहा मंदिर में वो भी आपको सुनाते हैं और दृश्य भी दिखाएंगे मंदिर के पूजा अर्चना के। पहले क्या कहा वो आपको सुनाते हैं ओपी चौधरी। राम राज्य की स्थापना किसी भी शासक के लिए, किसी भी राज्य व्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राम राज्य की स्थापना की दिशा में एक बेहतर गवर्नेंस देने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, सुशासन के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। और आज पहले मेरे घर पे जो शिव जी की जो पूजा होती है, उनका जो मंदिर है, वहाँ से आशीर्वाद लिया। और आज ये VIP रोड स्थित राम मंदिर जो हम सब की आस्था का केंद्र है और रामलला जी के मंदिर की भव्य स्थापना अयोध्या धाम में भी हुई है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से, जो हमारे छत्तीसगढ़ के भांचा राम हैं, उनकी प्रेरणा से हम सब काम करेंगे। राम राज्य की स्थापना किसी भी शासक के लिए, किसी भी राज्य व्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। में बजट के पहले बता चुके थे कि राम राज्य की कल्पना को पूरा करने वाला ये बजट होगा और राम राज्य में जिस ढंग से सबकी खुशहाली का ध्यान रखा गया था, कुछ उसी दिशा में बजट पेश किया गया है। तो ये थे ओपी चौधरी, जो कि भगवान की पूजा अर्चना के बाद बजट पेश करने सदन में पहुंचे हुए थे। अब चलते हैं स्टूडियो की ओर और आपको
मिलवा लेते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान बने रहेंगे और बताएंगे कि आखिर ये बजट किस दिशा में जा रहा है और जैसा कि दावा किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, इस बातों को परखने की कोशिश करेंगे। एक एक करके हमारे मेहमानों से मुलाकात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के तेज तर्रार नेता और महामंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ चेंबर ऑफ कॉमर्स का पक्ष रखने के लिए मौजूद है राजेंद्र खटवानी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और अर्थशास्त्रीय नजरिए से बजट क्या कहता है ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है तपेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गोपाल सुमांतो जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने काफी इंतजार किया। गोपाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाषण काफी लंबा रहा, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि करीब 1 घंटे का भाषण होगा, लेकिन 2 घंटे भाषण दिया ओपी चौधरी जी ने। और ये एक चौंकाने वाली बात कि हस्तलिखित भाषण लेकर आए थे और पूरी रात जगकर उन्होंने ये भाषण हाथ से लिखा। देखिए ये अनोखा प्रयोग उन्होंने किया। आमतौर पर हम देख रहे थे बघेल जी की सरकार में वो कंप्यूटर में बजट पेश करते थे, कभी गोबर वाला सूटकेस लेकर आते थे, कभी बांस का लेकर आते थे, लेकिन अनोखी पहल इस बार देखने को मिली। हस्तलिखित बजट पेश किया है वित्त मंत्री ने। क्या क्या कुछ प्रावधान है वो स्क्रीन में हम दिखा रहे हैं, लेकिन मूल बात यही कि ज्ञान के बाद अब गति पर जोर है। ज्ञान यानी कि ग्रामीण, अन्नदाता, युवा और नारी पर फोकस, लेकिन गति के साथ। एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेंगे और सबसे पहले मौका बीजेपी को, गोपाल सुमांतो जी की ओर चलता हूं। हम प्रावधान लगातार गोपाल जी दिखा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इतने पैसों की बरसात छत्तीसगढ़ में हो गई है, सबके लिए प्रावधान दिखाई दे रहा है। सुनते थे कि भाई गारंटियां पूरे करने के कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, ज्यादा स्पेस नहीं मिलेगा, ज्यादा बजट प्रावधान नहीं होगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। ये सब क्या कौन सी जादू, कौन सी माया आप लोग कर रहे हैं गोपाल जी? हाँ, भाषण लंबा था तो मैं इस पे एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ कि काम की फेरिस्त लंबी थी। जो काम हुए 1 साल में उनकी फेरिस्त भी लंबी थी और जो 1 साल में होने वाले उनकी फेरिस्त भी लंबी थी। जब काम लंबा होता है तो भाषण अपने आप लंबा हो जाता है, क्योंकि लोगों को ये बताना पड़ता है कि हमने कितना काम किया और कितने काम करने वाले। दूसरी बात, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया कि सबको लग रहा था कि पैसे की बचत नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे, इतने सारी घोषणाओं को पूरा कर, चाहे वो महतारी बंधन की घोषणा हो, चाहे वो 3100 में धान खरीदने की घोषणा हो, ये सारी घोषणाओं के बाद पैसे की बचत नहीं होगी। क्योंकि सबको जो एक्सपीरियंस था वो भूपेश बघेल की सरकार का, कि पूरी 5 साल भूपेश बघेल की सरकार इस बात पर रोती रही कि हमने 2500 में धान खरीदा इसलिए रोड नहीं बनवाएंगे, हमने 2500 में धान खरीदा इसलिए स्कूल नहीं बनवाएंगे, हमने 2500 में धान खरीदा इसलिए हॉस्पिटल नहीं बनवाएंगे। ये सारी चीजें 5 साल लोगों ने देखा था, तो लोगों की अपेक्षा ऐसी थी इस सरकार से भी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें हर व्यक्ति एक एक मिनट राष्ट्र निर्माण के लिए लगाता है, राष्ट्र और प्रदेश के प्रति सोचने पर लगाता है, और उसी का रिजल्ट है कि इतना अच्छा बजट, लगभग 1,50,000 करोड़ का बजट इस छत्तीसगढ़ का है आज के दिन में। और ऐसा कोई सेगमेंट नहीं छूटता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नारी हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो सियान हो, हर व्यक्ति के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है, हर सेक्टर के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है। और निश्चित रूप से ज्ञान के बाद इस प्रदेश को गति मिलेगी और इस गति से ये प्रदेश आगे बढ़ता नजर आएगा। तो गति से आगे बढ़ते हुए नजर आएगा। बीजेपी का नजरिया देख लिया हमने, ओपी चौधरी को सुन भी लिया हमने। अब तपेश जी से समझते हैं कि आखिर सरल शब्दों में अगर हम समझे, हमारे दर्शकों को वो समझा पाएं, एक ब्रीफ, फिर हम अपने बाकी पैनलिस्टों की ओर चलेंगे। तपेश जी, आपका क्या आकलन है, बजट कैसा है? बजट मूल रूप से एक विकास की कहानी है और विश्वास का प्रतीक है। जहां स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा, पशु की शिक्षा हो, चाहे वह अन्य प्रकार की शिक्षा हो, यानी शिक्षा के समस्त आयामों की ओर उचित बंटवारा किया हुआ दिख रहा है। नई शिक्षा नीति आने के कारण उसके नवाचार के लिए जो कुछ व्यय करना है उसका भी विशेष तौर पे उल्लेख किया गया। आवास की व्यवस्था के बारे में भी उल्लेख है, चाहे नारियों के लिए हो, चाहे गरीब लोगों के लिए हो, या निम्न मध्यम वर्ग के लिए भी हो, उसके लिए कुछ राहत देकर उनको निम्न मध्यम वर्ग को भी लाने की कोशिश की गई है ताकि उनको आवास योजना का लाभ प्राप्त हो सके। दूसरी चीज ये, उद्योग के क्षेत्र में विस्तार की भी पूरी संभावनाएं बताई गई। व्यापार के क्षेत्र में जीएसटी की जो समस्याएं थी
50,000 रुपए से बढ़ा के 1 लाख रुपए तक की उसकी जीएसटी की सीमा और ई बिलिंग वगैरह की जो है वो लाभ दे दिया गया। अधोसंरचना विकास पर भी पूरा ध्यान दिया गया। पर्यटन विकास की पूरी संभावनाएं हैं और सांस्कृतिक संरक्षण की बात भी कही गई है और साथ ही धार्मिक स्थलों के विकास के साथ साथ कालीन भवन के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया गया। सिंचाई, खाद, पेयजल, ऊर्जा, सुरक्षा, प्रेस संवर्ग के लोगों के लिए और अधिकारी कर्मचारियों के लिए भत्ता और जो समाज से दूर रहने वाले व्यक्ति संत हैं उनके लिए धार्मिक चीजों, उनके विकास और विस्तार की ओर ध्यान दी गई और इससे बड़ी बात 20,000 रोजगार के अवसरों का विस्तार किया गया। यह एक संतुलित और व्यापक योजना है। पूरे बजट को मैं ध्यान से सुनते रहा, मुझे एक पल ऐसा लगा क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। पर यह कहानी जो चली विकास की, हर पल विकास की गति दिख रही थी और आधिक्य का बजट पेश हुआ। हर बार घाटे का बजट और ये सब चीजें हम देखते आ रहे थे, उसकी क्षतिपूर्ति और ये सब चीजें, ये हमें देखने के लिए नहीं मिला इसमें। और ऐसा लगा पहली बार कि बंटवारे में सब कुछ बराबर मिला है, यहां तक कि आम जनता को जो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से थोड़े से संसाधनों में जीता है, उस व्यक्ति को 1 रुपए पेट्रोल के मूल्य में कमी करके पहला राहत दिया है। 15 वर्षों में पहली बार ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में गिरावट आई है या कमी आई है। इस प्रकार अगर हम देखें तो पूरा, चाहे वो ऋण माफी हो तो उसका एक पोर्शन जीएसटी के विवादित प्रकरणों में जो 25,000 से कम के है उससे छूट देके एक व्यापारियों को लाभ दिया गया, पर ऋण मुक्ति का भी भाग इसमें एक है, या कहा जाए कि कर जो ड्यू था उसके बारे में। दूसरा राहत दिया कि आवास खरीदने के लिए जो 12% अतिरिक्त अधिभार लगाया गया था उसमें छूट दे दी गई। बच्चों को पढ़ने लिखने में तकलीफ ना हो, भवनों का अभाव था, उसके लिए भी उन्होंने स्कूल को भवन दिया, उनके विकास और उन्नयन के लिए कार्य किया। चिकित्सा शिक्षा में नर्सिंग भी आता है, नए महाविद्यालय के मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात कही गई। ये सब चीजें बताती है और ऐसा भी नहीं कि सब चीज को रायपुर में सेंट्रलाइज कर दिया या सब कुछ को मुख्यमंत्री के क्षेत्र में कर दिया या वित्त मंत्री ने अपने क्षेत्र में रख लिया। ऐसा कहीं बंटवारे में कहीं नहीं दिखता। सरगुजा, बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, ऐसे सभी संभागों को समाहित करते हुए ये बजट बनाया गया। इससे मुझे तो कहीं पर भी ऐसा 1% भी या एक पल भी बजट के सुनने के दौरान ऐसा नहीं लगा कि पक्षपात हुआ हो। मुझे यह बजट बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज साइबर क्राइम जो बढ़ रहे हैं उससे नियंत्रण और सुरक्षा की बात होती है। गुप्ता जी, लेकिन ये आएगा कैसे? देने की बात तो बहुत हो गई, इसको दे दिया उसको दे दिया। हाँ। ये कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है इतना पैसा कि ये बांट रहे हैं सबको? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो जीएसटी का कलेक्शन जो आ रहा है, हम जो आरटीओ से जो प्राप्त कर रहे हैं, हमको जो राजस्व से प्राप्त हो रही है आय, इससे निरंतर वृद्धि हुई है। आप एक चीज देखिए कि 1,65,000 प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की संभावना दिख रही है। जब आदमी, मैं शॉर्टकट में कह दूं उसको, या आपको लोगों को समझाने के दृष्टिकोण से कह दूं, एक आदमी 1.5 लाख रुपए साल का कमा रहा है, तो साहब दूसरी जगह तो देखिए 1 लाख भी नहीं कमा रहे। बिल्कुल। तो यहाँ पे जब लोग अधिक कमा रहे हैं तो अधिक खर्च करेंगे या बचत करेंगे। जो बचत करेंगे वो ब्याज के पैसे से लाभान्वित होंगे और जो खर्च करेंगे सुख सुविधाएं और जीवन स्तर का लाभ प्राप्त करेंगे। वो इस बजट में पूरा लाभ को दिखा रहा है। ठीक है, चलिए आपके पास आएंगे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है उनकी, आइए आपको सुनाते हैं। पहली बार पूरे प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए 2,000 करोड़ का अलग से प्रावधान किया है। बाकी पूरे डिटेल में हमारे वित्त मंत्री जी बताएंगे। मैं कह सकता हूं कि ये बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने, शायद ये भी देश में पहली बार हुआ होगा कि अपने हाथ से इन्होंने लिखा है। कितना पेज? 100 पेज इन्होंने बजट पूरा अपने हाथ से लिखा हुआ है और ये ऐतिहासिक बजट है। बाकी बजट के विषय में विस्तार से हमारे वित्त मंत्री जी आप लोगों के सामने में रखेंगे। मैं पुनः प्रदेश की 3 करोड़ जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे और उनसे आश्वस्त करना चाहेंगे कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने हम लोगों को सरकार में बैठाया है, हमारी सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ है। हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ उनके विकास के लिए काम करेंगे। और एक बार फिर मैं इस शानदार बजट
बजट बनाने के लिए, प्रस्तुतिकरण के लिए हमारे वित्त मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 1.25 साल से हमारी सरकार काम कर रही है और मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि उनकी अच्छी नीयत और कर्मठता ये दो हमारे सरकार के केंद्र बिंदु हैं और उसी कर्मठता की भावना जो हमारी सरकार की उससे प्रेरित होकर मैंने इस बार तय किया कि बजट अपने हाथ से लिखूंगा और उसी प्रति को वितरित भी करूंगा और 100 पेज का बजट अपने हाथ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से तैयार किया और आप सब लोगों को उसे उपलब्ध कराया। जैसा कि बजट में आप देख रहे होंगे कि पिछले बार हमारी बजट का थीम था, जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, ज्ञान। और ज्ञान में जी का अर्थ है गरीब, वाई का अर्थ है युवा, एक अर्थ है अन्नदाता और इन का अर्थ है नारी। तो हम अगर किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, किसी भी समाज में अगर गरीब, युवा, किसान और नारी का अगर कल्याण करना चाहते हैं तो तभी वो हो सकता है। वेलफेयर स्टेट के जो सपने होते हैं उसको हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हमारी आर्थिक विकास में भी तेजी बनी रहे। जब आर्थिक विकास में तेजी रहेगी, हमारी आर्थिक सेहत प्रदेश की अच्छी रहेगी, तभी हम गरीब कल्याण की योजना, युवा कल्याण की योजना या नारी कल्याण की योजना हम ला सकते हैं, अन्यथा नहीं ला सकते। इसलिए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में तय किया कि इस बार हमारा पूरा फोकस गति पर रहेगा। और गति में जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये चारों बिंदुओं के माध्यम से हम अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करेंगे और उस आर्थिक विकास की जो तेज गति होगी उससे सीधी सी बात है हमारे जीडीपी का साइज बढ़ेगा, हमारे टैक्स कलेक्शंस बढ़ेंगे। जैसे आज के बजट भाषण में मैंने पिछले 1 साल में किस तरह से टैक्सों में वृद्धि हुई है, एक सुशासन के कारण, टेक्नोलॉजी को अधिक उपयोग करने के कारण, उसे हमने बजट भाषण में प्रस्तुत किया। तो ये जब चीजें करेंगे, आर्थिक विकास के लिए कदम उठाएंगे, तो हमारे टैक्सेशन बढ़े, हमारे टैक्स बिना रेट बढ़ाए अच्छा कलेक्शन बढ़ेगा, आर्थिक विकास का सीधा लाभ मिलेगा। और आर्थिक विकास जब होगा तभी हम गरीब कल्याण या युवा कल्याण या नारी कल्याण या किसान कल्याण की योजनाओं को ला सकते हैं। इसी गति की बुनियाद पर ज्ञान का कल्याण संभव है, यही इस बजट का मूल थीम रहा है। दूसरा चीज, आपने इस बात को देखा होगा कि पिछले बजट में हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 10 पिलर्स बनाए थे डेवलपमेंट, जो हम आर्थिक विकास के हमारे 10 आर्थिक विकास के हमारे 10 आधारभूत स्तंभ कौन से हैं, उन्हीं 10 आधारभूत स्तंभों को हम कैसे उस रणनीति को आगे बढ़ाने की दिशा में कैसे काम करें, उसका ही एक नेक्स्ट स्टेप आपको इस बजट में दिखाई देता है। चाहे हमने पिछले बार बजट में कहा था कि 10 पिलर्स के रूप में कि सरगुजा, बस्तर सरगुजा की ओर देखो, उसका हमने या इस बजट में उसको कैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं उस पर विस्तार से जिक्र किया। पिछले बजट में हमने कहा था कि मैक्सिमाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर को करेंगे, पूंजीगत व्यय को हम अधिकाधिक बढ़ाएंगे, उसका भी प्रतिफलन आपने इस बजट में देखा। पिछले बजट में हमने कहा था कि टेक्नोलॉजी को उपयोग करके गुड गवर्नेंस के माध्यम से तीव्र आर्थिक विकास की दर को प्राप्त करेंगे, गति का टी उसी को द्योतित करता है। तो आप पिछले बार के बजट को देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर उसमें हमारा विजन था, हमारी रणनीति थी। विजन स्टेट के लिए ओवरऑल क्या हो, इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 का विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया है। और इसमें केवल ऐसा नहीं कि हम 2047 की बात कर रहे हैं, एक दीर्घकालिक लक्ष्य भी उसमें निर्धारित किए गए हैं कि हमारी जीडीपी का साइज क्या होगा, हमारी इंडस्ट्री सेक्टर के लिए हम क्या रणनीति बनाकर चलेंगे, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या रणनीति बनाकर चलेंगे, सर्विस सेक्टर के लिए हम क्या हमारी रणनीति होगी। इन सारे विषयों को हमने उसमें विस्तार से रखा है। और 2047 तक हमको क्या करना है, ये दीर्घकालिक लक्ष्य हो गए। 2030 तक के लिए हमने मध्यकालिक लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया है और हम अल्पकालिक जो हमारी रणनीति मानते हैं वो बजट को मानते हैं। बजट एक वर्ष की योजना हो गई, मध्यकालिक जो हमारे टारगेट हैं 2030 तक की हमारी रणनीति होगी और दीर्घकालिक जो लक्ष्य हो 2047 तक की रणनीति होगी। जैसा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश को अमृत काल में 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं,
इस प्रक्रिया में हमारा छत्तीसगढ़ पीछे न रह जाए, कदम ताल करते हुए आगे बढ़े, इस दृष्टिकोण, इस विजन के साथ हम भी विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी के बिंदु तो ये थे ओपी चौधरी जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बजट के बाद जो प्रावधान है उन्हें लोगों के सामने रख रहे हैं। हालांकि 100 पेज के अपने बजट भाषण में उन्होंने काफी विस्तार से सारी चीजें समझा दी हैं। मूल रूप से उन्होंने जिन बातों पर जोर दिया है, जिसका डिस्कशन हम अभी कुछ देर पहले कर ही रहे थे, कि गति पर जोर है। और गति मतलब उन्होंने जैसा कि अलग अलग बताया है कि जी का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, टी का, आई का, इस तरीके से एक गति का फार्मूला उन्होंने बनाया है और उसी पर ज्यादा फोकस सरकार देते हुए नजर आ रही है। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, लौटेंगे उसमें भी, लेकिन पहले आते हैं हमारी डिबेट में। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। हमने जैन साहब को सुना, गोपाल जी को सुना। अब चलते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं, फिर कांग्रेस की ओर रुख करूंगा। खटवानी जी, क्या लग रहा है आप लोगों के लिए क्या है? ये तो दिख रहा है कि अलग अलग वर्गों का काफी ध्यान रखा गया है। व्यापार वर्ग इसमें क्या देख रहा है अपना फायदा? देखिए, 100 पेज का ये जो बजट जो है ना, बहुत ही प्रभावशाली है और जिसमें कि ज्ञान, गति और गारंटी पे पूरा फोकस किया गया है। तो मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि यह बजट पूर्ण रूप से साकार हो सके। मैं एडवांस में उनको बधाई भी देता हूं। इस बजट में ज्ञान को बहुत महत्व दिया गया है। ज्ञान, गति और गारंटी, तो हम ज्ञान पे जाते हैं। हम सब व्यवस्थाओं के शिकार हैं और मैं चैम्बर का प्रतिनिधि होने के कारण जो चीज महसूस करता हूं कि हम बाजार को व्यवस्थित होने की कल्पना करते हैं कि बाजार पूरे व्यवस्थित बाजार हो। हमारे अध्यक्ष महोदय श्री पंवर पारवानी भी उनकी भी यही परिकल्पना है। तो उससे संबंधित वो प्रदेश के पारंपरिक बाजारों को जीर्णोद्धार करना चाहते हैं कि पूरे बाजार, ट्रैफिक व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, ये पूरी की पूरी व्यवस्थित हो सके। जैसे कि बिलासपुर में व्यापार विहार बनाया गया है, राजधानी में डूमर तराई जैसे थोक बाजार बनाए गए हैं। इस तरीके से और भी बाजारों को व्यवस्थित करके बनाने की बहुत जरूरत है जी। और रायपुर में प्रस्तावित होलसेल कॉरिडोर अगर बन जाए, उसका निर्माण जो है त्वरित गति से पूर्ण किया जाए। अगर होलसेल कॉरिडोर बन जाएगा तो मैं बोलता हूं कि रायपुर एक अलग ही रूप में दिख जाएगा। ठीक है, तो कुछ व्यापार वर्ग की आशाएं थी, वो कुछ हद तक तो पूरी हुई है, लेकिन अभी उसमें कई चीजें हैं जिन्हें पूरा करना है। कांग्रेस की ओर रुख कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए चैलेंजिंग भी है कि इस तरीके की चीजें जिसमें सबको खुश करने की कोशिश जब सरकार करती है तो विपक्ष एक मैग्नीफाइंग ग्लास से खोजता है कि भाई कहां पर क्या छूट गया। वो जान लेते हैं कन्हैया जी से। कन्हैया जी, क्या लग रहा है? कुछ तो छूटा होगा, कुछ तो बचा होगा जो आप लोग बताएंगे। मोहन जी, मैग्नीफाइंग ग्लास से खोजने का काम तो पत्रकार जगत करता है। मीडिया के लोग खोजते हैं कि कहाँ अच्छा हो गया और कहाँ गड़बड़ है, उसको खोज लाएं हम और लोगों के सामने रख दें। लेकिन खैर, अच्छा अभी बजट उन्होंने रखा है। जो बजट जिस आशा और विश्वास के साथ ओपी चौधरी जी ने रखा है, जो गति देने की बात उन्होंने की है, हम तो चाहते हैं कि ईश्वर उनकी आशा और विश्वास के अनुरूप उनको काम करने की ताकत भी दे। पिछला एक साल जो है जिस तरह से विकास कार्यों में दुर्गति का रहा, वो दुर्गति का ना होकर के गति का रहे। ओपी चौधरी जी अपने मिशन में कामयाब हों, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन जो बजट में बहुत सारी चीजें आई, एक पहले तो आपको बधाई देता हूं कि प्रेस क्लब के उन्नयन के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, आपके लिए बहुत बधाई है। और एक धन्यवाद व्यापार जगत की तरफ से देता हूं, जिसके लिए मैंने खुद भी एक दिवसीय धरना दिया था और जीएसटी के तमाम अफसरों को हमने ज्ञापन भी दिया था कि 50,000 रुपए जो ई वे बिल वाले सीमा थी उसको 1 लाख करने की मांग थी। 1 लाख रुपए करने की आज उन्होंने घोषणा की है, तो वो व्यापार जगत के लिए अच्छी घोषणा है, उसका मैं धन्यवाद भी करता हूं। जैसा आप कह रहे थे ना कि कांग्रेस कमजोरी खोजेगी, मैं पहले कमजोरी नहीं खोज करके पहले उनको धन्यवाद कर रहा हूं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात जिस पर आती है कि मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, आप अर्थशास्त्री हैं, बहुत अच्छी तरह समझते होंगे। मैं ना तो अर्थशास्त्री हूं और ना कोई बहुत विद्वान हूं अर्थशास्त्र का या वित्त जगत का। मैं तो बहुत सामान्य रूप से एक चीज को रखता हूं, हर डिबेट में, हर बार जब बजट आता है, चर्चा होती है, इस बात को कहता हूं
कि हमको नहीं मालूम कि प्रति व्यक्ति ग्रोथ, प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय 1,65,000 वो निकाली जाती है कि एक उद्योगपति जो है यदि 100 करोड़ रुपया कमाता है तो वो प्रति व्यक्ति में उसका हिसाब किताब मिला करके बराबर कर दिया जाता है। तो प्रति व्यक्ति कितना कमा रहा है वो तो हम लोग रोज देख रहे हैं। पर महंगाई से मुक्ति का जो प्रयास होना चाहिए बजट में, वो कहां पर दिख रहा है? क्योंकि मुक्ति से, यदि महंगाई से मुक्ति का प्रयास हुआ है तो 9.5% जो है शराब में उत्पाद शुल्क को सीधे सीधे समाप्त किया गया है, ताकि वो बोतल 40 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक की कम हो जाए। लेकिन पेट्रोल में वही केवल 1 रुपए दिया गया है। जैसा अभी हमारे अर्थशास्त्री जी कह रहे थे कि मेरा भी 30 रुपए महीने का बच जाएगा। अरे ये तो आय की सरकार की, उसने छोड़ दी आय, ये भी तो बड़ी बात है। सरकार अपनी आय छोड़ रही है। आय छोड़ दी है ना, लेकिन किसके लिए छोड़ी है? आप आय छोड़ दी पे जा रहे हैं, किसके लिए छोड़ी पे नहीं जा रहे हैं। एक 30 रुपए केवल अर्थशास्त्री जी को मिल रहा है उसमें महीने में, लेकिन एक शराब पीने वाले व्यक्ति को जो है 40 रुपए से लेके 3,000 रुपए पर डे की बचत करवा रहे हैं। तो आप किसको बचत देना की लाभ देना चाह रहे हैं, ये आपकी मंशा यहां पर स्पष्ट हो रही है। आप पूछ रहे थे ना आएगा कहां से पैसा, तो ये यहां पर तो घटा है, लेकिन यदि ये पेट्रोल डीजल में घटता तो आम आदमी जो है एक एक व्यक्ति लाभान्वित होता, छोटा से छोटा व्यक्ति लाभान्वित होता। क्योंकि पेट्रोल डीजल में जब रेट घटता है तो माल भाड़ा भी घटता है, यात्रा भाड़ा भी घटता है, उसका लाभ एक एक व्यक्ति को मिलता है, चाहे वो अंतिम व्यक्ति हो। पर उस दिशा में प्रयास नहीं हुआ है। एक जो है स्वामी आत्मानंद स्कूल और कॉलेज, मुझे नहीं मालूम, आप बता पाएंगे कि उसके लिए क्या बजट का प्रावधान हुआ है? क्योंकि साल भर से स्वामी आत्मानंद स्कूल और कॉलेज लगभग बंद होने की स्थिति में आ रखे हैं। उनके लिए बजट नहीं है। पहले वो डीएमएफ के बजट से चलता था, बाद में उसके लिए कोई बजट का प्रावधान हो नहीं पा रहा है। तो ये उस पर आप प्रकाश डाल पाएंगे? क्योंकि मैंने बजट भाषण बहुत कम समय सुना है। ठीक है, हो सकता है घोषणा हुई हो, मुझे जानकारी नहीं है। और विषय भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप जैसा बोल रहे हैं तो फिर आगे चर्चा कर लें। गोपाल जी सुन रहे हैं आपको। गोपाल जी, इस बात की तो आलोचना होगी भी कि शराब अगर कम मूल्य में मिलने लगी और पेट्रोल के लिए भी किया गया है लेकिन कम, तो ये ऐसी तुलनाएं होंगी। अभी आप लोगों को इसके जवाब तैयार रखने पड़ेंगे। क्या लग रहा है, क्या कारण है, हो सकता है इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी कि शराब सस्ती कर ले? लोग तो खरीद रहे हैं 4 साल से वही रेट में। चेंबर के लीडर भी रहे हैं और चेंबर की राजनीति भी किए हैं, व्यापारी भी हैं। पहले तो उनका धन्यवाद कि कुछ देर तक तो उन्होंने कांग्रेस के चश्मे से इस बजट को नहीं देखा। अपने वक्तव्य तो पहले 1.5 मिनट तक तो उन्होंने व्यापारी होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते इस बजट को देखा। उसके बाद उनका चश्मा थोड़ा बदल गया, कांग्रेस का चश्मा उन्होंने लगा लिया। और स्वाभाविक है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। जो इन्होंने दुर्गति की बात की, उनको मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने दुर्भावना से बजट को देखा, इसलिए उनको गति में दुर्गति दिखती। दुर्भावना नहीं लाते तो गति दिखती, और दुर्भावना आ गई तो दुर्गति दिखती। दूसरी बात, आपने मध्यम वर्गीय की बात, आज नर्सिंग कॉलेज खुलने की बात हो गई है, आईटीआई खुलने की बात हुई, नए कॉलेजेस खुलने की बात हुई, कॉलेजों में संख्या वृद्धि की बात हुई है, कौशल विकास की वृद्धि की बात हुई है। इन सारे जगह पे जो बच्चा पढ़ेगा वो मध्यम वर्गीय का भी पढ़ेगा। उसको मना नहीं किया जाएगा कि मध्यम वर्गीय के हो यहाँ मत पढ़ो, या किसी के लिए अलग से प्रावधान नहीं होगा, यहाँ पढ़ाई करो और यहाँ पढ़ाई नहीं करो। मध्यम वर्गीय हर स्टेप में लाभान्वित है इस बजट, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना में हो, चाहे या किसी दूसरे योजना। तीसरी बात, शराब की कंपैरिजन की है। अंग्रेजी में कहावत है, तो कांट कंपेयर ऑरेंजेस विद एप्पल, यू कांट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। ये कैसी कंपैरिजन है कन्हैया जी? दोनों लीटर में आते हैं, शराब भी लीटर में आता है और पेट्रोल भी लीटर में आता है। खपत का भी कंपैरिजन कर लेंगे अगर पैसों की कंपैरिजन कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई शराब का लीटर और पेट्रोल के लीटर या डीजल के लीटर में कंपैरिजन कर सकता है। मेरे साथ बड़े वरिष्ठ अर्थशास्त्री तपेश भैया, उनसे भी आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। तो कांट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस, दोनों के लीटर में बहुत फर्क है। और मुझे नहीं लगता कि आप इस चाहेंगे कि ये फर्क मिट जाए, या कोई भी सरकार चाहेगी कि ये फर्क मिटा दिया जाए लीटर की संख्या में और या क्वांटिटी में। इसलिए जब 1 रुपए प्रति लीटर दिया गया है तो उसकी मात्रा और उसके अमाउंट को सोचिए, और उस अमाउंट के कैलकुलेशन के साथ आप शराब की कंपैरिजन करके देखिए, तो आपको 0.025% या 0.25% का आपको डिफरेंस मिलेगा। ये मुझे अलग से प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है इस जवाब को देने के लिए, बहुत सीधा स्पष्ट सा फिनोमेनन है।
जिसको मैंने वो आपके कह रहे हैं सामने रख प्राथमिकता पता चलती है इससे कि भाई आपकी प्राथमिकता शराब को कम करने की है कि पेट्रोल को कम करने। ये थोड़े सा आलोचनात्मक रूप से जो मोहन जी, चीजें आई है आपके उसमें यही जेब बड़ी में- बात है। मोहन जी, आपके जेब में मान लीजिए 500 रुपए है, 475 रुपए आपने जहां खर्चा किया, ये माना जाएगा कि प्राथमिकता आपने वहां लिया। बनस्पत 25 रुपए आपने जहां खर्चा किया, वहां के तुलना में आपकी प्रायोरिटी तो 475 रुपए की होगी ना। पेट्रोल के लीटर की बात कर ले तो एक बार कन्हैया भैया अगर जानकारी दे दे, या मैं ही इनको जानकारी दे दूं, प्रत्येक दिन में लगभग 8 लाख लीटर तो केवल रायपुर में खर्चा हो जाता है। केवल रायपुर के महापौर मतलब नगर निकाय क्षेत्र में 8 लाख लीटर। तो अब आप कंपैरिजन करके देख लीजिए, पूरा प्रदेश है, कितने लीटर होते होंगे, कितने रुपए का छूट हुआ होगा और शराब में कितने का छूट हुआ, वो बहुत बहुत डिफरेंस है सर। थोड़ा फिनोमेनन को ठीक करिए। राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि प्रवक्ताओं के बीच में फिनोमेनन पे बात नहीं होता। साबित करना चाह रहे हैं। नहीं ठीक है, शराब हाँ, मैं आपके लिए साबित सस्ती शराब हो गई आपके तो लिए बड़ी अच्छी चीज है। शराब शराब सस्ती हो आपको गई। खूब प्रोत्साहित करिए। शराब हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में बिकती है, उसको विश्व में सबसे ज्यादा बेचने की मात्रा में भी ले आइए। नहीं तो मौका मिला है, उसको एंजॉय कर लीजिए। होली का समय आ रहा है, पूरा एंजॉय कीजिए उसको। आपके ढेबर बंधुओं को झारखंड में जाके शराब का ठेका मिल जाता है। ये आप लोग जो है सबसे बड़ा, आप यदि उस मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बोलूंगा मैं कि शराब घोटाले के सबसे बड़े घोटाले की तरफ आप लोग अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि नया शराब नीति जो आप लाने जा रहे हैं उसमें शराब ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए नई नीति लाई गई है। नीति ताकि यथावत शराब का रखी गई सबसे बड़ा घोटाला जो लाखों करोड़ का करने जा रहे हैं वो आप करने जा रहे हैं। कन्हैया जी, नीति वही और रखी जिन गई शराब है, घोटाले नीति के नहीं लोगों बदली पे गई है। आप आरोप लगाते रहे हैं, आज तक किसी पर कोई आरोप साबित नहीं कर पाए। सारे लोग सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर आ रहे हैं, आज ही जमानत क्योंकि आप लोग हर जगह गलत साबित हो रहे हैं। ठीक। मैं बजट पर चर्चा कर रहा था, मैं नहीं चाहता था कि आप इस पर आए, लेकिन आप इस पर आ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि शराब घोटाला या जितने घोटाले चलिए, सब दुर्भावना से आपने काम किए हैं, और यही दुर्भावना का कारण है कि सारे लोगों को जब सुप्रीम कोर्ट छोड़ रही है तो यह बोल करके जमानत दे रही है कि इनको बिना वजह 17 महीने 2 साल जेल में रखा गया है, और सुप्रीम कोर्ट क्वालिटी को फटकार लगा रही है। पहुंचाने वाले आप हैं। कारण यही एक है एक कि आप लोग सुन तो लीजिए, क्या जवाब दे रहे हजारों हैं। करोड़ के शराब घोटाले ठीक, की तरफ कन्हैया जी आपको दूंगा मौका, पहले सुन तो लीजिए गोपाल जी क्या बोल रहे हैं। आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो उसका जवाब उसी समय देना होगा। यदि आप भ्रष्टाचार पे जा रहे हैं तो भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी इबारत लिखी जा रही है इसमें, क्योंकि आप यहाँ से जो है शराब के वितरण पे जो नई प्रणाली ला रहे हैं उस प्रणाली के लिए अभी से तैयारी की जा रही है। घर तक शराब पहुंचाई थी, होम डिलीवरी। और आप मनपसंद ऐप ला करके होम डिलीवरी कौन कर रहा है? मनपसंद ऐप कौन लेकर के आया है? मनपसंद ऐप भूपेश सरकार नहीं लेकर चलिए, आज विषय नहीं है, आज ये विषय नहीं है। पैसे को कैसे मैनेज किया जाए ये महत्वपूर्ण है। ये रामराज है, मनपसंद ऐप ला रहे हैं, ये रामराज है। चलिए, शराब से आगे बढ़िए। कन्हैया जी, छूट आपको कन्हैया जी आ गई आपकी बात आ गई, आप भारी लग गए। ये कौन सा रामराज ला रहे हैं? कन्हैया जी आ गई बात आ गई। गोपाल जी ठीक है, ये एक शराब वाला एंगल है, चलिए उसको छोड़ भी दें। बाकी चीजों को मैनेज करने के लिए कैसे में आप तो छूट दे रहे हैं, मतलब जो आय आ रही थी उसे भी कम कर दे रहे हैं, मैनेज कैसे होगा? जैसे मैंने जैन साहब से भी पूछा कि पैसा आएगा कैसे, केंद्र के भरोसे है, क्या सरकार ने प्लान किया इसके लिए? नीति और नियत की बात होती है। अगर प्रदेश की राजनीति की बात हो और प्रदेश के बजट की बात हो तो नीति और नियत की बात होती है। आज आप देखिए, खाली औद्योगिक पॉलिसी को देख लीजिए छत्तीसगढ़, इनकी 5 साल की सरकार रही है। चिंबर के नेता भी हमारे साथ मौजूद है, आप पूछ लीजिए। इनका हाईएस्ट सब्सिडी का जो रेट था 66 लाख रुपए था, जिसको इस सरकार ने बढ़ा के 3.5 करोड़ रुपए तक के पहुंचाया। मध्यम वर्ग के उद्योगों के लिए, आपने जो मध्यम वर्गियों की बात कही ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ। एमएसएमई उद्योगों के लिए आज 3.5 करोड़ रुपए का अपर लिमिट बन गया, जो सिर्फ 66 लाख था इनकी सरकार में। तो ये नीति और नियत की बात होती है कि आपने मैनेजमेंट कैसा करना है, आपको क्या सरकारी खजाने को लूट के अपने जेब में भरना है या लोगों तक के पहुंचाना है, ये नीति और नियत की बात है। इनके समय भी अगर जो घोटाले हुए वो पैसे कहाँ, वो कोल लेवी का पैसा इन्होंने जेब में भरा, वो जनता का पैसा था।
अगर इन्होंने घोटाले किए और अपने घर को भरे तो वो जनता के पैसे से भरे ना, इसलिए इन्होंने सड़क नहीं बनवा पाए। इसलिए 3600 करोड़ का नान घोटाला सीएम सर और सीएम मैडम वाला। चलिए वो तो पुरानी बात हो गई है कन्हैया जी। चलिए ठीक है, आ गई बात, आ गई है लेवी घोटाले की। तो मैं बता रहा हूँ 3600 करोड़ का घोटाला मिस्टर गुप्ता जी। सीएम और मिस्टर जो है मिसेस सीएम का आप ही के पास का था। चलिए आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाते हुए बजट पर सबूत है तो कोर्ट में देखे, सारे सबूतों के साथ गए थे। अरे जनता का भी लेकिन फैसला आ भूल जाते गया हैं आप लोग। कन्हैया जी, उसमें तो वॉशिंग मशीन में धुलाई कर रहे हैं केवल। ठीक है। चलिए जैन साहब, वॉशिंग जैन मशीन साहब बंद कर लीजिए ये थोड़ा। ओपी चौधरी जी जैसा कि अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह रहे थे कि ये गति जो है वो आएगी बजट में, गति का उन्होंने वो भी बताया कि भाई गति क्या क्या है, ये कैसे आएगी, क्या लग रहा है, आपका क्या आकलन है गुप्ता जी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि गति इसलिए आएगी कि कार्यालय खाली पड़े हुए हैं, कार्यालय में भवन नहीं है, विद्यालय महाविद्यालय प्राध्यापक विहीन या शिक्षकों के अभाव से गुजर रहा है, उसकी भर्ती होगी। चिकित्सा के लिए लोग भटक रहे थे, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा। उपभोक्ताओं को जो संसाधन नहीं मिल रहे थे वो संसाधन मिलने लगेंगे। ये सब चीजें, उद्योग का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, जिस प्रकार से रोजगार के अवसर का विस्तार हो रहा है, लोगों का आर्थिक स्तर निश्चित तौर पे ऊपर उठेगा। आपको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, अब वह पानी मिलेगा। आपको खाद अच्छे नहीं मिल रहे थे, वो अच्छा मिलेगा। पशु पाल के रखे थे पर उनकी चिकित्सा की सुविधा नहीं हो रही थी। तो हर प्रकार से ये जो सुविधाओं का विस्तार हुआ है, ये किसी एक वर्ग या निम्न वर्ग या उच्च वर्ग या मध्य वर्ग के लिए नहीं है, ये समग्र लोगों की चिंता करके कही गई है। दूसरी चीज, क्षेत्रवाद या किसी वर्गवाद के ऊपर केंद्रित नहीं है। यह आम जनता का बजट है और उसको आम तौर पे खास रूप में प्रस्तुत किया गया है। हस्तलिपि एक खास बात है ही है। साथ ही ये देखिए कि हर वर्ग को भी है, बच्चों के लिए भी है, तो वहीं बड़े महिलाओं के लिए भी है, छात्रों के लिए भी है, तो वहां आय कमाने वाले पारिवारिक जिम्मेदार परिवार के मुखिया के लिए भी है। तो ये बजट जिस तरीके से बना है, इसको हम किसी एक वर्ग को लाभ हो गया ऐसा नहीं है, बल्कि ये मैं पहली बार देख रहा हूं। मैं तो 1977-78 से लगातार बजट देखते आया हूं, कभी मैं चूका नहीं हूं। बीच का तो मेरे पास 15-20 साल की रिकॉर्डिंग भी होगी, बीच बीच में सुनते रहता हूं, पर ऐसा कोई बजट नहीं मिला आज तक जिसकी आलोचना कोई कर सके। यह पहला बजट है जिसकी आलोचना नहीं की जा सकती। वो शराब के मुद्दे को आप ढूंढ के निकाल के बोल दे, एक अलग बात है। जब देश का, प्रदेश का इतना बड़ा समुदाय सर्वाधिक शराब पीने के लिए उतारू है, कोई उस चीज को मानने के लिए, उसकी बुराइयों को मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति में हमारे पास विकल्प नहीं है। जब लोग बाग उस तरीके से कर रहे हैं तो ठीक है भाई, आपके लिए वो छूट है, लेकिन वहीं पे दूसरी राहत भी तो दे रहा है। लोग बाग त्रस्त हैं, परिवहन के साधनों से त्रस्त हैं, पेट्रोल की कीमतों से त्रस्त हैं। अब लोग बाग ई व्हीकल चलाना भी शुरू कर दिए, तब आपके लिए पेट्रोल का कम होना जनता की राहत की बात है। फिर इन्होंने पटवारियों की समस्याओं को ध्यान दिया। इन्होंने अधिकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की, जो बोल रहे थे महंगाई भत्ते का प्रभाव का, ये इससे सबसे ज्यादा प्रभाव इससे अधिकारी कर्मचारियों को हो रहा था। 3% उनका महंगाई भत्ते की राहत बची हुई थी, वो भी रिलीज किया। ऐसा कहीं पर नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज, सुशासन के अंतर्गत एक कार्य हो रहा है जिसका हालांकि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में नहीं कहा है, पर कोशिश यही हो रही है सरकार की कि जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं कर्मचारी, उनको तत्काल पेंशन मिले, उनके सभी क्लेम, व्यक्तिगत दावे तत्काल भुगतान हो। तो ये सब व्यवस्था सुशासन का भाग है और सुशासन को मजबूत करने के लिए भी उसमें विनियोग किया गया है। तो यानी ये देखिए कि डिजिटलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, जो कुछ भी कहिए, जो राजस्व के संचय के लिए जो पद्धति अपनाई जा रही है, वो पारदर्शिता के साथ अपनाई जा रही है, ताकि भविष्य में भी इस प्रकार का कोई खोट या कोई भ्रष्टाचार या किसी प्रकार का लेकुना या कमजोरी लोगों के सामने ना आए और लोगों को भ्रष्टाचार का मौका ना मिले। एक प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार स्थापित करने की कोशिश है जो प्रशंसनीय है। हर एंगल से ये चीजें हमको मिली है, चाहे वो जल हो, चाहे वो स्वच्छता हो, न्याय की बात हो, चाहे अधोसंरचना विकास की। अधोसंरचना में इतना बड़ा परिवर्तन, रायपुर से बिलासपुर, रायपुर से दुर्ग तक का जो सुविधाएं, यातायात की जो भीषण समस्याएं हैं, उसको लेकर सर्वे करा के आगे उसकी योजना बनाना, ये एक अच्छी पहल है। इसके किसी प्रकार से कोई आलोचना नहीं कर सकता। तो ये चीजें, कृषि, सभी पहलुओं पर जब ध्यान दिया गया है, तो मेरे हिसाब से
अब तक का प्रदेश का 25वें वर्ष में ये सर्वोत्तम बजट है। और 25 साल माना जाता है कि एक ऐसा युवावस्था का काल है जहां पर परिश्रम ज्यादा किया जाता है, गति से सफलता मिलती है, और इसीलिए शायद इस 25वें साल में गति का बजट पेश किया गया है। विजय शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, वो भी आपको सुनाते हैं, फिर प्रतिक्रिया दोनों हमारे पैनलिस्टों से लेंगे। और सबसे विशेष बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो पंचायत विभाग का है, विशेष आप इसमें भी देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो अनेक टेक्निकल पार्क बनने वाले हैं। नया रायपुर में इसमें कहते हैं साइंस सिटी बनने वाली है पूरी। उसके बावजूद आप पंचायत राज में आप देखेंगे तो 8,500 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास के लिए किया गया है। विगत सरकार में उस सरकार के मंत्री ने ही इस्तीफा दे दिया था, अपने विभाग को छोड़ दिया था, ये कह के कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बार बार कहा कि गरीबों के आवास के लिए आप राज्यांश जारी करें, परंतु उन्होंने नहीं किया और इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। आपको ध्यान होगा बहुत अच्छे से, इस बार प्रधानमंत्री आवास के लिए 8,500 करोड़ रुपया माननीय विष्णुदेव साय जी का शत शत अभिनंदन है, हृदय से अभिनंदन है। इस बात के लिए वित्त मंत्री जी ने बहुत चिंता की है, उनका भी अभिनंदन है। इस बजट में 8,500 करोड़ गरीबों के आवास के लिए दिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। सारे विषयों पर बजट आप देखेंगे तो बहुत गंभीरता से चिंतन करते हुए, बहुत दूरी तक एक एक चीज को सोचते हुए, और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूं कि अगर पूंजीगत व्यय पिछली बार 22,000 करोड़ से बढ़ाकर इस बार 26,000 करोड़ के आसपास किया गया है, उससे अधिक किया गया है, पूंजीगत व्यय बढ़ा है और आप देखेंगे कि सेस भी कम हो गया है और पेट्रोल का रेट भी कम हो गया है। तो जब पूंजीगत व्यय बढ़ता है तो टैक्स बढ़ाया जाता है, परंतु ये जादूगरी का बजट है। आप खुद सोचें कि इसमें पूंजीगत व्यय बढ़ रहा है फिर भी उसमें टैक्सेशन कम हो रहे हैं, और ये प्रावधान तभी संभव हो सकता है जब चिंता करके राज्य सरकार के आय को बढ़ाया जाए। पिछले 1 वर्षों में लगातार इस बात पर मेहनत करके राज्य सरकार के आय को बढ़ाने की कोशिश की गई और तब यह साहस किया गया कि टैक्स भी कम कर लिया जाए और पूंजीगत व्यय भी बढ़ा दिया जाए। बहुत शानदार बजट है। माननीय हमारे मुखिया, हमारे नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का इस पूरे मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार और अभिनंदन है। वित्त मंत्री जी ने बहुत मेहनत की है, उनका भी हृदय से आभार अभिनंदन है। उनकी पूरी टीम को मैं बहुत सारी बधाइयां देता हूं इस बहुत अच्छे बजट के लिए। मुख्यमंत्री जी आपको, मुख्यमंत्री जी मेरा नाम पीयूष मिश्रा है। चलिए, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जहां पर अलग अलग राय और बजट को लेकर जो प्रावधान है वो बता रहे हैं मुख्यमंत्री भी, वित्त मंत्री भी और उप मुख्यमंत्री भी। और उसी पर आते हैं, पहली प्रतिक्रिया गोपाल जी की ले लेते हैं, गोपाल सामंतो जी से। सामंतो जी, ये बार बार यही बात उठ रही है कि कौन सी जादू की छड़ी है कि भाई पूंजीगत व्यय बढ़ गया, यानी खर्चे बढ़ गए, और आय आपने घटा दी कि भाई टैक्स शराब में भी कम कर दिया, पेट्रोल में भी कम कर दिया, पैसा आएगा नहीं तो खर्च कैसे होगा, ये सवाल सब पूछ रहे हैं। सबने इसकी सराहना की है, पर मैनेजमेंट का क्या फंडा है ये? देखिए, मैनेजमेंट, मैंने फिर दोबारा उसी बात को कहूंगा कि मैनेजमेंट उसी को बोला जाता है जहां एक एक पैसे की सही इस्तेमाल पे ध्यान दिया जाए, जहां एक एक पैसे को करप्शन से बचाया जाए, जहां एक एक पैसे को लोगों के बीच में पहुंचाया जाए। एक अच्छा फैक्ट आपके बीच में बताना चाहता हूं। 2018 में जब भाजपा की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार आई, तब बजट था 83,000 करोड़ रुपए, और 2023 में जब इन्होंने लास्ट बजट प्रस्तुत किया तब बजट था 1,18,000 करोड़ रुपए। मतलब टोटल डिफरेंस आया था 35,000 करोड़ रुपए 5 साल में। 5 साल में 35,000 करोड़ का डिफरेंस आया। आज का बजट देखिए, 2023 से आज हम 1 साल के बाद बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, पहला फुल बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, जब हमारा डिफरेंस जो है 30,000 करोड़ का है लगभग। ये नीति है और ये नियत है। इन्होंने जब 2003 में इनकी कांग्रेस की सरकार की लास्ट बजट जो प्रस्तुत किया था, इन्होंने 9,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया था, जिसको आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह ने 10 गुना पहुंचाया था, इस प्रदेश में 10 गुना पहुंचाया था और 80,000 करोड़ तक के पहुंचाया। इन सब पे बात होनी चाहिए, इन सब पे बात होनी चाहिए, और लोगों के बीच ये बात स्वतः पहुंचती है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बार बार जनता भरोसा दिखाती है, और हर लेवल पे, चाहे वो पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को समाज का समर्थन मिलता है, जनता का समर्थन मिलता है और मतदाताओं का समर्थन मिलता है। ये चाहे कितना भी भ्रम फैला ले, उससे कुछ होता नहीं। और आपने जो जादूगरी कहा, वो मैं जादूगरी को, उस बात को मैं जादूगरी नहीं कहता हूं, वो बात ईमानदारी। जब ईमानदारी से नेता काम करेगा तो किसान को उसका हक मिलेगा। जब ईमानदारी से
नेता काम करेगा तो पढ़ने वाले बच्चे को किताब और पढ़ने का माहौल मिलेगा और उसको अच्छी स्कूल बिल्डिंग मिलेगी, अच्छा कॉलेज मिलेगा। ये निश्चित बात है, इसमें कोई जादूगरी नहीं है। हर व्यक्ति अपने ईमानदारी से काम पे लगा हुआ है। राष्ट्र प्रथम का नारा देती है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर ये काम करती हुई सरकार नजर आ रही है। और ओपी चौधरी जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और आदरणीय विष्णुदेव साय जी का धन्यवाद, जिन्होंने हर ओर इस बजट को सामाजिक रूप से पहुंचाने का प्रयास किया है। आज सोचिए कितनी बड़ी बात कही विजय शर्मा जी ने, एक मंत्री अपने विभाग से त्याग पत्र दिया था। 25 साल के इतिहास में पहली बार हुआ था जब एक मंत्री ने मंत्री पद नहीं छोड़ा था, लेकिन एक मंत्रालय से त्याग पत्र दिया था, और वो भी रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले पंचायत मंत्रालय। इस देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले पंचायत मंत्रालय, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इस देश में गांव में रहते। आऊंगा गोपाल जी, लेकिन जो मूल बात है वो ये कि भाई नियत और नीति अगर बेहतर हो तो लूप होल्स शायद बंद हो जाते हैं, और यही वजह है कि बजट न केवल विस्तारित रूप से दिख रहा है बल्कि सबके लिए कुछ न कुछ प्रावधान दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं कन्हैया जी की ओर। कन्हैया जी, ये चैलेंज भी है आप लोगों के लिए कि भाई देखिए इनके सरकार का बजट आ गया, जनता में एक इंप्रेशन जाता है कि बजट इन्होंने कैसा बनाया है, क्या ध्यान में रखा है। कांग्रेस क्या इस नीति के कितनी देखती है, इसमें लूप होल देखती है, आलोचना देखती है, क्या देखती है कांग्रेस? मैंने तो अपनी बात वहीं से शुरू की थी मोहन जी, कि जिस उद्देश्य से, जिस भावना से आपने बजट लाया है, ईश्वर आपकी भावना के अनुरूप आपको काम करने की शक्ति दे, आप उसमें सफल हों। जिस चर्चा को अभी कर रहे थे कि पूरी ईमानदारी के साथ काम करके हम लाभ का बजट लाएंगे, ये प्रयास हुआ है। ये प्रयास आपको शायद याद होगा 2003 में जब सरकार कांग्रेस की गई थी, उस समय छत्तीसगढ़ को लाभ 50 करोड़ या 55 करोड़ रुपए कुछ लाभ के साथ, अर्थशास्त्री जी आप बता पाएंगे, वो बजट के साथ वो श्रीदेव साहब उस समय सौंप करके गए थे। और 10 वर्षों में यदि हजारों करोड़ रुपए के वो घाटे में बजट चला गया था, तो वो उस दौरान के वित्त मंत्रियों का, उस दौरान के मंत्रियों का पता नहीं किस पे ईमानदारी पे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। मैं नहीं कहता 15 साल के उस पर आप किस पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, लेकिन वो बजट लाभ के साथ छत्तीसगढ़ को उन्होंने तब छोड़ा था जब छत्तीसगढ़ नया उदय हुआ था। छत्तीसगढ़ में उस पूरे दौरान सूखे से सबसे ज्यादा पीड़ित राज्य था, नए राज्य को खड़ा करना था। उस दौरान भी उस राज्य के वित्त मंत्री ने बजट के फायदे के साथ बजट में पैसा छोड़ करके वो वित्त मंत्री गए थे। दूसरी बात यह है कि आप जो बार बार जिस चीज को कह रहे हैं, मैंने तो पहले कहा कि भाई हम चाहते हैं कि वित्त मंत्री जी अपने जो है उसमें सफल हों। वित्त मंत्री जी जो चाहते हैं वो काम निश्चित रूप से हो। इसी से छत्तीसगढ़ का भला है, प्रत्येक नागरिक का भला होगा। यदि आप अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो मैं उस अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की आपकी भावना में कहीं बाधक नहीं बन रहा हूं, लेकिन यदि वहीं पर जो है आपको यदि किसी तरह के सुझाव, किसी तरह की सलाह होती है, कोई गलत कार्य हो रहा है, उस गलत कार्य को रोकने की दिशा में काम होता है, तो उसको स्वीकारने की क्षमता भी होनी चाहिए। अभी विधानसभा, मोहन जी, अभी विधानसभा में आप चूंकि अभी एक ईमानदारी वाला बड़े शब्द के साथ चर्चा चल रही थी, विधानसभा में माननीय जो है 3 बार के मुख्यमंत्री, वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, यदि जिस अभी हम कह रहे थे ना पटवारियों को भी फायदा पहुंचाया किया है, तो वो विधानसभा अध्यक्ष अपनी आसंदी से यदि कहते हैं राजस्व मंत्री से कि अपने विभाग को वेंटिलेटर में जाने से बचा लीजिए, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरे का पूरा जो है राजस्व मंत्री को तो तत्काल प्रभाव से वहां इस्तीफा दे देना था या मुख्यमंत्री को उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए था। किस कदर वो बीमार और किस कदर वो भ्रष्टाचार में संलिप्त मंत्रालय हो गया है कि विधानसभा अध्यक्ष और 3-3 बार के मुख्यमंत्री को ये टिप्पणी करनी पड़ी है। आप लोगों ने दिखाया और छापा है। ठीक है जी, बिल्कुल कुछ खामियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। चलते हैं खटवानी जी की ओर। चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से क्या आप पूरी बजट की चीजें आ गई हैं, कुछ छूटा है क्या, कि क्या और होना था? चीजें हैं वो तो दिख रही हैं, क्या चीज जो है जहां पर ध्यान देने की जरूरत थी और नहीं हुआ है? देखिए, अब 1 रुपए पेट्रोल में कम किया गया है, जो मध्यम वर्ग के लिए स्वागत योग्य है। आप लोगों को भी फायदा होगा, इससे सभी को फायदा होगा। शराब पे जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक शराब तो लोग सेवन करना बंद नहीं करेंगे। वो कम रेट हो कि ज्यादा हो, वो ज्यादा मेरे को लगता नहीं कि इतना इम्पोर्टेंट है वो।
और ज्ञान को गति देने की जो आवश्यकता है, हमारी शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं को बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हमारा जो व्यवस्था है उसमें ज्ञान और स्वास्थ्य यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। शराब को कम दे तो ज्यादा अच्छा है, अब उस पर तो कोई पकड़ है नहीं, ठीक है, मतलब ये चीज है मुझे लग रहा है। बाकी तो जल जीवन के माध्यम से हर घर में जल वल पहुंचाया जा रहा है, बाकी विकास तो पूरा पर्याप्त रूप से किया जा रहा है। जो चीज की आवश्यकता हो उस पर फोकस करना चाहिए, मूलभूत जो जरूरतें हैं हमारी उस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। व्यापार वर्ग में कोई ऐसी चीजें हैं जहां पर ध्यान देना था, नहीं हो पाया? अब वो तो बता रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों को विकसित होंगे तो वैसे ही व्यापार आगे बढ़ेगा। मैंने शुरू में भी कहा कि व्यवस्थित करना जरूरी है, जिसमें होलसेल कॉरिडोर मुख्य रूप से हमको ध्यान देने की जरूरत है। सारे बाजार अगर एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे ना तो उससे कस्टमर को, पार्टी, दुकानदार को, सबको फायदा होगा। एक जगह गाड़ी जाएगी, वहां से सब 10-25-100 दुकान एक साथ एक ही ट्रेड की, अगर 100 दुकानें एक साथ हैं तो उससे दुकानदार को भी लाभ मिलेगा, उसको चूज करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, व्यापार जगत से भी है कन्हैया जी, आपको जोड़ना चाह रहे हैं। आलो, बात व्यापारियों की कहना चाह रहा हूं, शायद भूल जा रहे हैं हमारे मित्र। लगातार जो है पिछले 1 वर्षों में जीएसटी के छापे जिस तरह से और जीएसटी की नोटिसें, एक छोटे से छोटा व्यापारी जो है उससे लेकर के बड़े से बड़े तक गई है। तो कार्रवाई ना हो। पूरी बात सुन लीजिए ना, आप अपने तरीके से उसकी समीक्षा कर लीजिएगा। हर व्यक्ति को आप चोर यदि घोषित कर देना चाह रहे हैं तो कर दीजिए कि व्यापारी चोर है। आप उसको, व्यापारियों ने आखिर जाकर के जो है वित्त मंत्री जी के पास एक बार नहीं कई बार ज्ञापन दिया है कि आप छोटे छोटे व्यापारी बेहद परेशान हो रहे हैं, अधिकारियों का पूरी तरह से शासन आ गया है, इन पर लगाम लगाइए कि अधिकारियों की वजह से जो है व्यापार करना दुभर हो जा रहा है। तो इस दिशा में वित्त मंत्री जी से हम तो पूरी तरह से निवेदन करना चाहेंगे एक व्यापारी होने के नाते कि अफसरशाही किसी भी तरह से व्यापार पर हावी ना हो, व्यापार जो है अच्छी तरह से चलता रहे। आज तक मुझे श्रीचंद सुंदरानी जी का एक वक्तव्य याद रहता है, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी बने, चेंबर के अध्यक्ष भी थे, पर बार बार उस बात को एक वो कहते रहे कि दिग्विजय सिंह जी ने जो व्यापारियों को सुरक्षा दी, दिग्विजय सिंह ने जो व्यापारियों के लिए काम किया वो काम किसी ने नहीं किया। 5 साल में अमर परवानी जी ने भी जो भूपेश बघेल जी की सरकार में जितनी मांग वो लेकर के सारी मांगे पुरानी बात छोड़ के व्यापारी वर्ग थोड़ा असुरक्षित महसूस करता है ये जीएसटी के बंधन से। गोपाल जी कुछ ऐड कर दीजिए और भरोसा भी दिलाइए, व्यापारी है तो आप लोगों को ही फायदा देंगे, सरकार को राजस्व उन्हीं से मिलता है। देखिए, होलसेल कॉरिडोर की बात हो रही थी, अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। मैं 2 व्यापारियों की बात बताता हूँ। भूपेश बघेल ने कभी नोटिफिकेशन नहीं निकलवाया होलसेल कॉरिडोर, घोषणा की, घोषणा पे नोटिफिकेशन कम निकाले हैं कन्हैया जी बता दीजिएगा। उन्होंने राइस मिलरों के लिए भी घोषणा की थी और उसके लिए नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन नहीं निकाला था। ये झूठ का पर्याय बंद करिए। अब श्रीचंद जी ने जो बोला था उन्होंने इस वक्तव्य में कभी नहीं बोला था। वो अलग बात है, ये अभी जो असुरक्षा लग रही है जीएसटी की वजह से उस पर थोड़ी बोल दीजिए। ने कब नोटिफिकेशन निकाला था वो नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन दिखा दीजिए। होलसेल कॉरिडोर पे गैजेट नोटिफिकेशन कब निकाला था? और राइस मिलरों को पैसा बढ़ाने की बात की थी, उसका होलसेल, उसका भी गैजेट नोटिफिकेशन नहीं निकाला था। सबसे बड़ा धोखेबाज अगर कोई मुख्यमंत्री प्रदेश में हुआ है और दुर्भाग्य अगर रहा। चलिए आरोपों में ना जाइए गोपाल जी, अभी जो सुरक्षा की बात आ रही है, चेंबर के लोग झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं आप, तो ये तो चेंबर के लोग बता पाएंगे जिन्होंने उस घोषणाओं को स्वीकारा, उनके साथ शामिल हुए। सब बताइए, आप होलसेल कॉरिडोर का नोटिफिकेशन बता दीजिए, कब नोटिफिकेशन निकाले? बिना नोटिफिकेशन के चले गए थे आप लोग भूमि पूजन करने। आप 5 साल तक के बात करते रहे, पूजन तो हुआ है वहाँ, बिना नोटिफिकेशन के चले गए थे। चेंबर के लोग बड़ा बड़ा विज्ञापन छाप कर, वही तो बता रहे हैं कि भाई ये चले गए, लेकिन सरकार का जो काम था वो सरकार ने काम करके दिखाया, इस सरकार ने ध्वस्त करके दिखाया है। इनके तो नेता कह रहे हैं खुल करके कि होलसेल कॉरिडोर नहीं आएगा, मैं घोषणा कर रहा हूँ। ये इनके नेता कह रहे हैं, इनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं। आप होलसेल कॉरिडोर का नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन का डेट बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा भैया। हमने अपनी सरकार में ईमानदारी के साथ जाकर के भूमि पूजन करवा दिया इनके साथ। आपने भूमि, सरकार चली गई, सरकार नहीं गई होती तो कह रहे हैं होलसेल कॉरिडोर नहीं बनेगा। आपके नेता कह रहे हैं, मीडिया में आखिरी राउंड में फाइनल कमेंट ले लेते हैं। तो आपके नेता झूठे हैं। ठीक है, चलिए आरोप प्रत्यारोप के लिए तो भाई काफी समय मिलेगा, आएंगे बयान, अभी और बयान आएंगे तो करेंगे चर्चा। गोपाल जी आ गई, चलिए गुप्ता जी
अब ये बजट का आकार हमें दिख गया, स्वरूप दिख गया। कई बार बजट कागजों में हो जाता है, इम्प्लीमेंट की दिशा में कितना सफल हो पाएगा ये बजट? क्या टिप्पणी है आपकी गुप्ता जी? देखिए, ये बजट एक प्रकार का योजना है। अब इसको कार्य योजना के रूप में परिवर्तित करके हमको अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से पूर्ण कराना है। इससे जन सहभागिता भी आवश्यक होगा, जो इन चीजों से सजग रहकर सतर्कता से अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर ले। अब ये सभी विभागों के जाने के बाद अधिकारियों को जो बटेगा कार्यदायित्व, तो उसके हिसाब से पूर्ण होगा। सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति ईमानदारी पूर्ण व्यवहार करते हुए उनको महंगाई भत्ता और कई प्रकार की सुविधाओं की घोषणा कर दी है। तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे यह लाभ आम जनता तक पहुंचेगा। आम जनता तक पहुंचने और नियंत्रण रखने के लिए भी इन्होंने मॉनिटरिंग सिस्टम जो बताया है, अभी जो डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, जो मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, उसका लाभ प्राप्त होगा। और ये बजट जिस प्रकार से ओपी चौधरी जी कार्य करते हैं, मुझे लगता है कि परिणाम तक ये पहुंच पाने में सफल रहेगा। बिल्कुल, और ऐसा परिणामी बजट बने जिससे कि पता चले कि भाई बजट में जो प्रावधान थे उसका परिणाम ये हुआ। कॉलेज के लिए प्रावधान है, मेडिकल के लिए प्रावधान है, सुविधाएं कई दी जा रही हैं, पर ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट होंगी तो और ज्यादा अच्छे से हम उस पर चर्चा कर पाएंगे। फिलहाल इस पूरे घंटे में हमने बजट को डिकोड करने की कोशिश की, क्या क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो हमने जानने की कोशिश की। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ राजेंद्र जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कन्हैया अग्रवाल जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ अर्थशास्त्री तपेश गुप्ता जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। गोपाल सामंतो जी हमारे साथ अपने कीमती समय के साथ बने रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस पूरी घंटे की चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन बजट को लेकर हमारा विश्लेषण लगातार जारी रहेगा। हम लगातार आपको बताते रहेंगे कि छत्तीसगढ़ के बजट में क्या कुछ किसको मिलने वाला है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए टीवी 24, रखिए अपना बहुत ख्याल, नमस्कार।